जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले पर विवादित बयान देकर कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार पलट गए हैं। उन्होंने कहा है कि आतंकियों ने पर्यटकों को धर्म पूछकर इसीलिए मारा ताकि भारत में दो धर्मों के बीच विवाद पैदा हो और भारत को नुकसान पहुंचे। दरअसल पहले उन्होंने कहा था कि आतंकियों के पास इतना समय कहां होता है कि वो मारने वालों के कान में जाकर पूछे कि तुम हिंदू हो या फिर मुस्लिम। इस बयान के बाद से विजय वडेट्टीवार और कांग्रेस पर बीजेपी जमकर निशाना साध रही थी और विजय वडेट्टीवार लगातार सवालों में घिरते हुए नजर आ रहे थे और अब अपने बयान से उन्होंने पलटी मार ली है। You saw how, or everybody saw in this country, that when this terrorist act took place, they were looking at IDs. They were looking at IDs. People who were non-Muslims were attacked. Messages were given to the Prime Minister. Why is this happening? Because they are feeling that Muslims are being mistreated in our country. पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी, जो पहलगाम में घटना हुई, 27 लोगों की जान गई, क्या तुम्हारा वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? वहाँ पे तुम्हारे इतने 200 किलोमीटर तक लोग अंदर आके अतिरिक्त घुस जाते हैं, तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्योर नहीं है, इस सरकार का फेल्योर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं? तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते हैं ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है, उसके साथ में ऐसा मत करो और उसको सीधा से सीधा उनको पकड़ के कार्रवाई करो। यही देश के वासियों की भावना है। ये देश के ऊपर का हमला हम मानते हैं। अब इस तरह से बातें करके मूल मुद्दों को बगल देना यह गलत है। रॉबर्ट वाड्रा, विजय वडेट्टीवार, तमाम जो नेता हैं वो बयान देते हुए नजर आते हैं। फिर जब बयान जो है वो सियासी रंग पकड़ता है तो फिर यू टर्न ले लेते हैं। विजय का नया बयान, आतंकियों ने पर्यटकों को धर्म पूछकर इसलिए मारा ताकि भारत में दो धर्मों के बीच विवाद पैदा हो और भारत को नुकसान पहुंचे। उसके बाद इससे पहले उन्होंने क्या कहा था, ये आइए आपको बताते हैं। पहलगाम हमले पर सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार कह रही है कि आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा। क्या आतंकियों के पास ये सब करने का टाइम होता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आतंकियों की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। सरकार हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़े। देश के लोगों का यही मानना है और लोग यही चाहते हैं। पहले उन्होंने ऐसा बयान दिया जिस बयान के जरिए वो इस पूरे घटना में मारे गए लोगों के परिवार वालों ने जो कुछ कहा उसी पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए और बाद में जब इस पर वो घिरते नजर आए तो उन्होंने पलटवार जो है वो कर लिया। बहुत ही असंवेदनशील और मूर्खतापूर्ण बयान है। जो वहाँ पर मारे गए, जिनकी हत्या हुई, उनके परिवारजनों ने जो वहाँ पर उपस्थित थे उनके साथ, उन्होंने जो बयान दिया उस बयान को झुठलाना, इससे ज़्यादा असंवेदनशीलता क्या हो सकती है? एक प्रकार से उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम ये कर रहे हैं। उनको कभी भी ये जो हमारे सारे मरे हुए भाई हैं उनके परिवार वाले माफ़ नहीं कर सकते। ऐसा मूर्खतापूर्ण बयान करना एक प्रकार से जो हमारे दुश्मन हैं उनको बढ़ावा देने वाला ये काम है। अपनी पार्टी के नेताओं द्वारा पहलगाम की घटना को लेकर दिए जा रहे आपत्तिजनक बयानों से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नाराज है। पार्टी की तरफ से तमाम नेताओं को कहा जा रहा है कि फिजूल की बयानबाजी न करें। साथ ही साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा था कि पार्टी सरकार के साथ हर कदम पर है, लेकिन उसके बाद से एक एक करके जैसे बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से सामने आ रहे हैं और शुरुआत तो खुद रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से हुई बयानबाजी की, उसके बाद विजय वडेट्टीवार समेत कई नेता इस लिस्ट में शामिल हुए हैं और अब कांग्रेस आला कमान जो है वो इससे नाराज है। वो अपने पार्टी के नेताओं से ये कहता नजर आ रहा है कि इस पूरे मामले पर, पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कोई भी आपत्तिजनक बयान जो है वो किसी भी नेता
को देने से बचना चाहिए, वो ना दे, क्योंकि पार्टी का जो आधिकारिक स्टैंड है इस पूरे मामले में, जैसा कि सर्वदलीय बैठक के बाद खुद नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार के साथ हर कदम पे कांग्रेस पार्टी जो है वो खड़ी है, विपक्ष खड़ा है। मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं, जानकारी लिए प्रशांत, आधिकारिक स्टैंड इस पूरे मामले में कांग्रेस का जो है वो स्पष्ट है कि हम सरकार के साथ हर कदम पर खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस के बयानवीर जो हैं वो लगातार ऐसे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं जिससे परेशानियों में कांग्रेस पार्टी घिर रही है, बीजेपी को मौका मिल रहा है, और शुरुआत तो इसकी खुद रॉबर्ट वाड्रा ने ही कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और ऐसे बयानों से पार्टी की बड़ी फजीहत हो रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, रॉबर्ट वाड्रा ने सबसे पहले इस तरह का बयान दिया, उसके बाद विजय वडेट्टीवार, और आपने देखा होगा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जो बयान दिया, उसके बाद काफ़ी पार्टी की फजीहत हो रही थी। और इसलिए पार्टी, हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली थी कि पार्टी के का जो आला कमान है वो काफ़ी नाराज़ है इस तरह के बयानों से, और सभी नेताओं को कहा जा रहा है कि ऐसे बयान न दें जो पार्टी की जो लाइन है उससे अलग दिखाई दे। और इसलिए अब से कुछ देर पहले जो मीडिया के इंचार्ज हैं पार्टी के, जयराम रमेश महासचिव हैं, उनकी तरफ से एक आधिकारिक बयान दिया गया है, और पार्टी ने कहा है कि जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी इस हमले के 2 दिनों के बाद, उसमें जो प्रस्ताव पारित किया गया था, और जो सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो अपनी बात रखी थी और जो सार्वजनिक बयान दिया था, यही दोनों बयान पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, औपचारिक स्टैंड है। और जो बाकी नेता जो अपनी बातें कह रहे हैं, जिसमें कई नेता पलटते भी जा रहे हैं, तो वो उनका निजी बयान है, पार्टी उससे जाहिर तौर पर किनारा कर रही है। जाहिर है ऐसे बयानों से इस समय जब देश का मूड कुछ और है, ऐसे में अगर आप विपरीत इस तरह के बयान देंगे तो पार्टी के लिए बड़ी फजीहत होती है, और इसलिए अब सभी नेताओं को कहा गया है कि फिजूल की बयानबाजी न करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रशांत। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो सामने आ रही है, जहां मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। एनआईए ने तहव्वुर राणा की 12 दिन की रिमांड मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं जो सामने आ रही है, जहां मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। एनआईए ने तहव्वुर राणा की 12 दिन की रिमांड मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट जो है वो लगातार इस वक्त आपको इस खबर से जुड़ी हम दे रहे हैं। साथ ही साथ एनआईए की टीम जो है वो तहव्वुर राणा से लगातार पूछताछ भी कर रही है। शुभांग सिंह ठाकुर हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं। शुभांग, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, तहव्वुर राणा की जो अभी तक की 18 दिन की एनआईए कस्टडी थी वो फिलहाल खत्म हो गई। तो ऐसे में दोबारा से पटियाला हाउस कोर्ट तहव्वुर राणा को लेकर के गए हैं। वहाँ पर जो एनआईए के पक्ष के वकील हैं उन्होंने कोर्ट में कहा कि हमें बची हुई 12 दिन की जो कस्टडी है उसकी फ़िलहाल यहाँ पर मांग की है। जो दस्तावेज़ हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे, उनको दिखा करके कि अभी जो पूछताछ है वो ज़रूर बाकी है। पूरे तरीके से तहव्वुर राणा ने अभी तक सहयोग नहीं किया है पूछताछ में। इससे पहले देखिए, जो मुंबई से भी एक क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली आई थी, जिन्होंने तहव्वुर राणा से 8 घंटे से ज़्यादा की जो पूछताछ थी वो यहाँ पर की थी, और उसके बाद उन्होंने भी यही कहा था कि तहव्वुर राणा जो है पूरे तरीके से ढंग से बात नहीं कर रहा है, हर सवाल का अजीबोगरीब कुछ जवाब दे रहा है, और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका वो जवाब नहीं दे रहा है। तो इसको लेकर के कोर्ट में बात रखी गई, और 12 दिन का जो कस्टडी की मांग की है, इस फैसले को कोर्ट ने फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। हालांकि थोड़ा इंतजार करना होगा कि कोर्ट आखिर पूरे 12 दिन की कस्टडी देती है, कम दिन की देती है, या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है। कहीं ना कहीं देखिए, लगातार जो पूछताछ का मामला था तहव्वुर राणा से, वो यहाँ पर बहुत बड़ा है, क्योंकि ये केवल 26/11 के हमलों को लेकर के नहीं है। तहव्वुर राणा को जो अक्यूज स्पेस में बनाया गया है वो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत बनाया गया है। तो उसको लेकर के उससे लगातार पूछताछ करनी बाकी है। ना सिर्फ एनआईए बल्कि और भी जो तमाम सुरक्षा बल है वो भी इससे पूछताछ करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शुभांग आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एनआईए ने तहव्वुर राणा की 12 दिन की रिमांड मांगी है, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। पहलगाम पर उमर अब्दुल्ला किस प्रकार इमोशनल हुए आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज एक दिन के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाया गया था पहलगाम हमले के बाद, उसमें क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
जिस तरह लोकल लोगों ने मदद करने की कोशिश की, गरीब वो शिकारा वाला जो डल लेक पे फल बेचता है, उसने अपनी किश्ती पे एक छोटा सा बोर्ड लगाया, टूरिस्टों के लिए मुफ्त फ्रूट चाट। अरे ना, वो दिन के 200-300 रुपए कमाने वाला, वो कहता है कोई नहीं ना चले मेरे हफ्ते की कमाई, लेकिन मैं कम से कम अपने मेहमानों को यह एहसास देना चाहता हूं कि हम उनके साथ हैं। वो 3 व्हीलर वाला ने टूरिस्टों को कहा कि अगर आपको हवाई अड्डा पहुंचना है, मैं मुफ्त आपको हवाई अड्डा पहुंचा दूंगा। इसी तरह की टैक्सी वाले, होटल वालों ने अपने कमरे खोले और कहा आप यहां रहिए। जिन्होंने गुलमर्ग छोड़ के, पहलगाम छोड़ के, सोनमर्ग छोड़ के श्रीनगर भाग के आए, जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, होटल वालों ने उनको कहा कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप रहिए यहां पे। मैं सलाम करता हूं। यही है हमारी मेहमान नवाजी। उसके साथ साथ उनका शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने ये किया। जम्मू कश्मीर के बाहर हमारे कुछ स्टूडेंट्स, हमारे कुछ रहने वालों को कुछ जगहों पे तकलीफ हुई, उससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन मैं उसके साथ साथ उन तमाम रियासती हुकूमतों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मौके पर तहकीकात करके हालात को काबू में लाने में अपना रोल अदा किया। मैं अपने मिनिस्टर कुलीग्स का शुक्रिया करता हूं जिन्होंने बिल्कुल कम नोटिस पे जगह जगह गए। कोई शिमला, कोई लखनऊ, कोई देहरादून, कोई बंबई, कोई चंडीगढ़। वहां की हुकूमतों का मैं शुक्रिया करूंगा कि इनसे मिलने के बाद इन्होंने मीटिंगें ऑर्गेनाइज की। हम अपने तरफ से एक सिस्टम जो है वो तैयार करना चाहते हैं, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल करते हुए, ताकि एक नोडल पॉइंट हमें मिले। हम तो चाहेंगे कि इस तरह के हालात ना हो, लेकिन इक्का दुक्का अगर कहीं हो जाए तो बच्चियों के पास, दूसरों के पास एक जगह होनी चाहिए जहां पे वो इन चीज़ों को दर्ज कर सकें। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बदकिस्मती से सोशल मीडिया में जहां 90% खबरें जो है वो सही होती हैं, 10% वो भी लोग हैं जो झूठी खबर फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अपनी हरकतों से बाज आओ। जब ये लोग झूठी खबरें फैलाते हैं तो जिन पे असली ये मुश्किल का जो उनको सामना करना पड़ता है, उनको भी फिर जो है इस झूठी खबर का खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो हम इन झूठी खबरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मैं उनको वार्न करना चाहता हूं। स्पीकर साहब, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड हुकूमत की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। अब मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाकये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूंगा ना अब मुझे स्टेटहुड दो। मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? मुझे क्या इन 26 लोगों के मरने की इतनी कम कदर है कि मैं अब मरकज से जाके कहूंगा ना चलो 26 लोग मर गए, अब मुझे स्टेटहुड दे दो। स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे, लेकिन लानत हो मुझ पे अगर मैं आज ये कह के मरकज के पास जाऊं कि ना अब 26 मर गए, अब दे दो। देने की बात हम करेंगे, लेकिन इस मौके पर नहीं। इस मौके पर ना कोई सियासत, ना कोई बिजनेस रूल्स, ना कोई स्टेटहुड, ना कुछ और। एक ही चीज ना,
इस हमले की कड़ी निंदा और उन 26 लोगों के साथ दिल की गहराइयों से हमदर्दी और ताज़ियत, और कुछ नहीं। ना आज नहीं, टेबल हम किसी और मौके पर थपथपाएंगे, आज नहीं। तो स्पीकर साहब, मैं अपनी बात को इसी चीज पर खत्म करते हुए इस हाउस के तमाम मेंबरों से गुजारिश करूंगा कि जो रेजोल्यूशन डिप्टी सीएम साहब के तरफ से हाउस के सामने पेश की गई है, आप इसको सामने रखें और मैं उम्मीद करूंगा कि यूनानिमसली इसको पास करके हम मुल्क के सामने रखें। बड़ी खबर इस वक्त एक सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि तहव्वुर राणा की 12 दिन की जो कस्टडी एनआईए ने मांगी थी वो दे दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा की कस्टडी बढ़ा दी है 12 दिन के लिए। एनआईए की कस्टडी में अब और तहव्वुर राणा रहेगा। लगातार पूछताछ जो है वो तहव्वुर राणा से जारी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा की हिरासत को जो है वो बढ़ा दिया है। लगातार सवाल जवाब का सिलसिला तहव्वुर राणा से जारी है। 26/11 हमलों की मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की कस्टडी 12 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी एनआईए की तरफ से। तमाम दलीलें दी गई कि किस तरीके से तहव्वुर राणा से जो है वो पूछताछ लगातार चल रही है और कई अहम जानकारियां जो है वो अभी और तहव्वुर राणा से निकलवानी है। इसके अलावा बहुत सारी एजेंसीज जो है, अलग अलग राज्यों की पुलिस जो है वो तहव्वुर राणा से पूछताछ जो है वो करना चाहती है और इसीलिए तमाम दलीलों को सुनते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया था। और उसके बाद अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दी कि तहव्वुर राणा की जो कस्टडी है वो 12 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। हिमांशु हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है? कस्टडी बढ़ा दी गई है 12 दिनों की और? देखिए, निश्चित तौर पर एनआईए की तरफ से ये अपील की गई थी आज, जब तहव्वुर राणा को पेश किया गया और उसके बाद कोर्ट ने अपने ऑर्डर को रिजर्व रखा था। और कुछ ही देर पहले जो वकील हैं पीयूष सचदेव, जो उस वक्त हियरिंग के दौरान मौजूद थे, उन्होंने कैमरे पर ये बयान दिया है कि फाइनली कोर्ट ने एनआईए की तरफ से जो गुजारिश की गई थी उसको स्वीकार कर लिया है और तहव्वुर राणा जो अब तक 18 दिन की एनआईए की कस्टडी में थे, अब उन्हें 12 दिन और एनआईए की कस्टडी में रहना होगा। एनआईए की तरफ से ये दलील दी गई है कि उसके खिलाफ बहुत गंभीर आतंकवाद से जुड़े मामलों में उनकी भूमिका है, उसकी जांच चल रही है और अब तक की जो जांच हुई है उसमें पूरी तरह से जो भी जानकारी एनआईए को चाहिए थी वो जानकारी नहीं मिल पाई है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें तहव्वुर राणा ने पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं किया है, तो पूछताछ और करने के लिए और ज़्यादा समय चाहिए और इसलिए 12 दिन की एडिशनल कस्टडी मांगी थी एनआईए ने कोर्ट में, जिसे कि फाइनली कोर्ट ने मंजूरी दे दी है और 12 दिन और जो तहव्वुर राणा है वो एनआईए की कस्टडी में रहेगा। जी, इसके अलावा इस पूरे मामले में हिमांशु एक चीज अहम है कि एनआईए तो अभी पूछताछ कर ही रही है, लेकिन अभी कई और एजेंसियां हैं, महाराष्ट्र पुलिस है, जिन्हें तहव्वुर राणा से पूछताछ करनी है। देखिए, निश्चित तौर पर, और इसमें मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूँ। ये जो मामला है जिसके तहत उसे यहाँ पेश किया गया है, ये एफआईआर जो है वो 11 नवंबर 2009 को दिल्ली में दर्ज किया गया था और इसमें आरोप लगाया गया था कि तहव्वुर राणा ने हाफिज सईद और दूसरे आतंकियों के साथ मिलके दिल्ली और देश के दूसरे बड़े शहरों में आतंकवाद फैलाने की एक साजिश रची है और उसी के तहत जो इस मामले की जांच चल रही थी, इसकी चार्जशीट 2011 में दायर की गई थी। उसके बाद कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ, पर अब क्योंकि तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है, एनआईए की कस्टडी में है, उनसे पूछताछ की जा रही है, तो 26/11 के साथ साथ जो एक बड़ा साजिश भारत में आतंकवाद फैलाने का जो आरोप उन पर लगा है, उस मामले की जो जांच एनआईए कर रही थी, उसके तहत भी इस मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अगले 12 दिन और जो पूछताछ एनआईए करेगी तो क्या और बड़े तथ्य सामने आते हैं, किस तरह से जो तहव्वुर राणा ने दूसरे आतंकियों के साथ मिलकर भारत में आतंकवाद को फैलाने की साजिश रची थी और उसके बाद जब एनआईए अपनी पूछताछ पूरी कर लेगी तो उसके बाद जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं जो अलग अलग पहलुओं की आतंकी घटनाओं की जांच कर रही हैं, फिर उन्हें तहव्वुर राणा को हैंडओवर किया जाएगा। जी, इसके साथ ही जिस तरीके से अब तक एनआईए इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है हिमांशु,
क्या कुछ अहम खुलासे जो है वो तहूर राणा से हुए हैं? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं और कितना सहयोग तहूर राणा जो है वो इस पूछताछ में कर रहा है? देखिए, हमने ये बात पीयूष सचदेवा से पूछी थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि तहव्वुर राणा ने एनआईए के साथ कोऑपरेट नहीं किया। ये सवाल कई पत्रकारों ने उस वकील से पूछा था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैंने खुद तहव्वुर राणा के साथ मुलाकात की है और तहव्वुर राणा ने अपनी तरफ से ये कहा है कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इस बात की खबर है, इसकी चर्चा है कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो एनआईए तहव्वुर राणा से लगातार पूछने की कोशिश कर रही है, जिसका सीधे तौर पर वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। और जैसा मैंने पहले कहा कि इस मामले में न सिर्फ 26/11 का आतंकी हमला शामिल है, बल्कि 11 नवंबर 2009 को जो एफआईआर दिल्ली में दर्ज किया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि हाफिज सईद के साथ मिलकर तहव्वुर राणा ने दिल्ली और देश के दूसरे इलाकों में आतंकवाद फैलाने की एक साजिश रची है। उसी मामले की जो जांच थी, करीब 2 साल लगे थे उस जांच को पूरा होने में। उसके बाद चार्जशीट दायर किया गया था 2011 में, और उसके बाद इसमें करीब 7 लोग हैं। तहव्वुर राणा भी उन आतंकियों में शामिल है जिसके खिलाफ ये जांच की गई थी। लेकिन उसके बाद तहव्वुर राणा, क्योंकि भारत नहीं लाया जा सका था, इसलिए इस मामले की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन अब हमें ये मानकर चलना चाहिए कि 18 दिन की जो कस्टडी एनआईए को मिली थी, उसमें निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण लीड्स मिले हैं, पर एनआईए आगे और जांच को जारी रखना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी इस खबर से जुड़ी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राफेल को लेकर भारत और फ्रांस के बीच समझौता हो गया है। 26 रफाल एम विमान खरीद के लिए डील जो है वो अब हो चुकी है। भारतीय नौसेना के लिए ये रफाल एम विमान जो है वो खरीदे जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, 63,000 करोड़ से अधिक की ये डील है और इन रफाल एम विमानों को जो है वो विशेष तौर पर नौसेना के बेड़े में शामिल करने के लिए खरीदा जा रहा है। तस्वीरें उस दौरान की है जब दोनों ही पक्षों की तरफ से इस डील से जुड़े कागजात पर हस्ताक्षर किए गए। हमारे सहयोगी राजीव तमाम अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, बड़ा और महत्वपूर्ण था ये डील जो इस वक्त हुआ है। तमाम जानकारी राजीव देंगे हमें, लेकिन लगातार ये तस्वीरें पहले हम आपको एक बार दिखा दें। ये उस दौरान की है जब भारत और फ्रांस के अधिकारियों के बीच इस डील को लेकर जो है वो समझौता हुआ। 26 रफाल एम विमान जो हैं वो इस डील के तहत खरीदे जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इनमें से अधिकतर जो हैं वो भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे और इन्हें डिज़ाइन उस प्रकार से किया जाएगा कि ये भारतीय वॉरशिप्स पर लैंड करने से लेकर तमाम अत्याधुनिक हथियारों से ये लैस होंगे और इसके साथ ही साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की नौसेना की ताकत को मजबूत करने के लिहाज से ये डील जो है वो काफ़ी अहम है। रफाल एम की क्या क्या खासियत है, आइए जल्दी से आपको बता देते हैं। दरअसल मरीन जेट है ये, मरीन फाइटर जेट, और नौसेना के जहाज से ये स्की जंप जो है वो करने में सक्षम होगा। बहुत ही कम जगहों में इसकी लैंडिंग जो है वो संभव है। इसकी लंबाई जो है वो 15.27 मीटर है, वहीं चौड़ाई जो है वो 10.80 मीटर है, ऊंचाई 5.34 मीटर है रफाल एम की। वजन जो है 10,600 किलोग्राम है। तो वहीं 1,912 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ने में सक्षम है और 3700 किलोमीटर की इसकी मारक रेंज है। 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ान भरने में ये सक्षम है। साथ ही साथ एंटी-शिप स्ट्राइक के लिए ये आज के दौर में सबसे बढ़िया फाइटर जेट्स में से एक है। इसके अलावा रफाल एम से न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमला किया जा सकता है, इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। साथ ही इसमें हवा में रिफ्यूलिंग की भी क्षमता है और एडवांस रडार तकनीक से ये लैस है। राजीव हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, काफी अहम समझौता जो है वो ये था, नजरें सुबह से बनी हुई थी इस पर और अब आखिरकार इस पर जो है वो हस्ताक्षर हो चुकी है। कब तक मिलेंगे ये रफाल एम, इसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, एक बहुत बड़ा समझौता है, खासतौर से मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में देखें जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव फैला हुआ है, उस लिहाज से अगर ये समझौता काफ़ी अहम है। जहाँ तक आपने बात की पहले रफाल मरीन की, तो ये 3.5 साल में पहला जो रफाल मिल जाएगा और कुल जो है
26 जो डील जो साइन हुआ वो 2030 तक जो है सारे रफाल मिल जाएंगे। इसके मिलने का मतलब ये है कि आप समझिए कि भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। खास तौर से जब एयरक्राफ्ट कैरियर में ये रफाल मरीन जैसा एयरक्राफ्ट जब फ्लाई करता है तो 100 से 200 किलोमीटर के एरिया को कंट्रोल करता है। और रफाल जिस तरह का एयरक्राफ्ट है उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जो इसमें मिसाइल लगे हुए, चाहे मेटोर की बात करें, स्कल्प की बात करें जिसकी रेंज है 150 किलोमीटर की रेंज है, 200 किलोमीटर रेंज है, 2000 किलोमीटर इसकी स्पीड है, 50,000 हाइट पर उड़ सकता है, तो उससे इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रफाल जो लिया जा रहा है, मरीन जो लिया जा रहा है, ये नौसेना के कहने पर लिया जा रहा है। नौसेना ने ट्रायल किया था F-18 और रफाल के बीच में, तो रफाल को बेहतर पाया था। और भारतीय वायुसेना चूंकि पहले से रफाल फ्लाई कर रही, तो रफाल की कई चीज़ों से जो है भारतीय सेना जो है पहले से वाकिफ़ है। और इस डील में यह भी समझौता हुआ है कि हमारे पायलट की ट्रेनिंग होगी, रखरखाव, मेंटेनेंस के बाद एक अलग से आपका असेंबल लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पुराने जो लाइन थे उससे बहुत कुछ सीखा जाएगा। हालांकि ये जो रफाल मरीन है, ये जो वायुसेना के रफाल से ज़्यादा अपग्रेड है, ज़्यादा घातक है। अब भारतीय नौसेना कह सकते हैं कि हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की जो मिलन चुनौती का न केवल सामना कर पाएगा बल्कि माकूल जवाब भी दे पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़कर विस्तार से जानकारी इस खबर से जुड़ी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बिहार की रहने वाली सिंगर नेहा सिंह राठौड़ पर लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पहलगाम हमले पर सवाल उठाए और देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। 27 अप्रैल की शाम को आबादी अभय कुमार सिंह थाना हजरतगंज पर आए और उनके द्वारा एक ट्विटर हैंडल के अगेंस्ट तहरीर दी गई। उनका कहना है ये ट्विटर हैंडल नेहा सिंह राठौड़ के नाम से चल रहा है और इसमें पहलगाम की खेदजनक घटना के बाद कई ऐसे ट्वीट हुए जिससे सामाजिक वैमनस्य फैल रहा है। उनकी दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियोग की विवेचना थाना प्रभारी हजरतगंज के द्वारा की जा रही है। सीधे इसमें गुरदोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रणवीर हमारे सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, नेहा सिंह राठौड़ की तरफ से पहलगाम हमले के बाद से जो कुछ बयान दिए गए, जो कुछ पोस्ट किए गए, वो बाकायदा पाकिस्तान से अब सपोर्ट किए जा रहे हैं। उनको पाकिस्तान अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सर्कुलेट कर रहा है। क्या यही वजह रही कि FIR हुई है? देखिए, बिल्कुल यही वजह रही। जिस तरह की टिप्पणियां लगातार नेहा सिंह राठौड़ नाम की ये जो लड़की है वो कर रही है, इसकी वजह से कई बार आपत्तियां उठी, लेकिन अब ये मामला पुलिस में पहुंचा है। FIR दर्ज हुई है लखनऊ के हजरतगंज थाने में। और आपको बताएं कि नेहा सिंह राठौड़ की पहचान क्या थी। एक ऐसी लड़की जो सोशल मीडिया पर अपने खुद के गाने बनाकर खुद गा करके पोस्ट किया करती थी, लेकिन बीते कुछ सालों में लगातार एक ऑपोजिशन की तरह से सवाल उठाने का काम जो होता है वो लगातार किया जा रहा था और वायरल भी हो रहा था। लेकिन जब देश एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जहां पर पर्यटकों पर हमला हुआ, कश्मीर में हालात बेहद संवेदनशील हो गए हैं, ऐसे में जिस तरह की टिप्पणी नेहा सिंह राठौड़ के सोशल मीडिया पोस्ट से की जा रही थी, उसको लेकर के पाकिस्तान में कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर वो बयान जारी करके ये दावा किया गया कि इस लड़की ने भारत सरकार की सच्चाई खोल करके रख दी, भारत की सच्चाई खोल करके रख दी। और वो वीडियोज़ सारे पोस्ट किए जा रहे हैं जिस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि ये जो सारी घटना है, ये घटना का बिहार चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए सब कुछ किया गया है। इस तरह की जो टिप्पणी थी, तो इसको पाकिस्तान में PTI प्रमोशन नाम का एक ट्विटर हैंडल है, वहाँ पे पहले वायरल किया गया और उसके बाद धीरे धीरे ये एक बड़ा मुद्दा बन गया कि ये देखिए एक लड़की ने पूरी भारत की सच्चाई खोल करके रख दी है। तो दो देशों के बीच का जो विवाद है, अंतर्राष्ट्रीय विवाद बड़ा हो सकता है। बहुत सारे लोगों की जानें इसमें उनकी जान पर आफत है जो बॉर्डरिंग इलाकों में रहते हैं। तो इतने सारे संवेदनशील सवालों के बीच में जिस तरह की टिप्पणी की गई है, उसको लेकर के लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक तहरीर दी गई थी अभय सिंह निर्भीक नाम के एक व्यक्ति की तरफ से। और उसमें कहा गया कि नेहा सिंह राठौड़ अपनी टिप्पणियों से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के साथ साथ देश के खिलाफ जो बयानबाजी कर रही है उससे देश को नुकसान हो रहा है। तो मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद नेहा सिंह अब ये दावा कर रही हैं कि उनके अकाउंट में 550 रुपये के करीब बचे हैं और उन्हें मदद चाहिए, लीगली कोई हेल्प करने के लिए सामने आ जाए। तो जाहिर है कि एक महिला
एक लड़की जिसके ना कोई पॉलिटिकल अटैचमेंट है, ना कोई वो एक्टिविस्ट है, ना कोई इस तरह का नाम है, लेकिन बावजूद उसके देश पर टिप्पणी करना, इसको लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी इस खबर से जुड़ी दर्शकों तक साझा करने के लिए। पहलगाम हमले पर आम आदमी पार्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढाड़ा ने कहा है कि हम दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं। आज पूरा देश बहुत गुस्से में है, देशवासियों का खून खौल रहा है। हम दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं और ऐसा बदला लेना चाहते हैं कि पूरी तरह से वो आतंकी नेस्तो नाबूद हो जाएं जिन्होंने देश के ऊपर ऐसा आतंकी हमला करने की कोशिश की। पूरा देश सरकार के साथ इस मामले में एकजुट है, पूरा देश साथ खड़ा है और देख रहा है सरकार की तरफ कि पूरा देश जब एकमत है इस बात को लेकर के कि मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए, इन आतंकी संगठनों को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करना चाहिए, तो सरकार कब वो ठोस कदम उठाती है और कब एक मुमकिन कार्रवाई करके अच्छा सबक पाकिस्तान को सिखाती है, पूरे देश के लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं। सवाल इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर लगातार जारी है। आगे देखिए खबरों का सिलसिला ताबिश के साथ।